बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपका ये जो लेक्चर है ये किरकॉफ के, इसको किरचॉफ भी आप पढ़ते हो, इसके लाज हैं कि आया ये कहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग और किस तरीके से ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे हम लोग इनको अप्लाई करके इनसे पावर वगैरह, करंट वगैरह हर एक रजिस्टर में से किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसकी बातें हम करेंगे। तो पहली बात ये है कि ये जो किरचॉफ के जो लॉज हैं ये हम हमेशा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स जो आपके सर्किट्स होते हैं उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी जहां आपके पास जो सोर्सेज हैं, जो बैटरीज लगी हुई होती हैं, वो दो या दो से ज़्यादा आपके पास अगर एक सर्किट के अंदर बैटरी लगी हो तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको सिंपल V इज इक्वल टू आई आर, जो अहम ज़ला आप लोग कहते हो, उससे सॉल्व करना। तो फिर हम लोग वहाँ क्या करते हैं, वहाँ सबसे पहले किरचॉफ के जो लॉज हैं इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी और कई लॉज हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करूँगा तो हम लोग किरचॉफ लॉज की बात करेंगे। तो किरचॉफ के आपके पास दो लॉज हैं। तो ये दो लॉज कौन से हैं, किस तरीके से हैं, उसकी मैं अब बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ, कुछ बुक्स इनको किरचॉफ के रूल से भी लिखती हैं कि ये रूल 1 है, ये रूल 2 है, तो उससे भी इसको डिनोट किया जाता है। अब इन किरचॉफ के लॉज को समझने से पहले एक कंसेप्ट समझिएगा कि हम लोग जंक्शन किसको कहते हैं, ब्रांच किसको कहते हैं, और आपके पास लूप क्या होता है। जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, और आपके पास लूप किनको कहते हो। ये तीन बेसिक कंसेप्ट हैं, इनको समझिएगा। मिसाल के तौर पर मैं बनाता हूँ एक लूप, एक सर्किट बनाता हूँ। ऐसे एक सर्किट मैंने बना दिया, ये। अब अगर आप देखें इस सर्किट के अंदर दो बैटरियां लगी हैं, दो सोर्सेज लगाई है मैंने। अब इनमें मैं कोशिश करूं समझाने की कि जंक्शन क्या है, ब्रांच क्या है, और लूप क्या होता है। लूप आमतौर पे, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी जो क्लोज्ड पाथ आपके पास होता है ना उस करंट का, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ से करंट चला, यहाँ आया, इसके बाद ये आ गया, इधर से इधर आ गया, या यहाँ चला, इसके बाद इधर से इधर आ गया। तो ये जो क्लोज्ड पाथ है ना, ये क्लोज्ड पाथ जो कहलाता है आपके करंट का, ये लूप कहलाता होता है। लूप क्या है, अ क्लोज्ड पाथ ऑफ ए करंट। ये करंट का क्लोज्ड पाथ जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नाम लूप का देते हैं। इसी तरीके से अब मैं बात करता हूं इस जंक्शन की कि ये क्या है। दोबारा इसको बनाता हूं, ये देखिए
तो लूप सबसे पहले क्या हो गया, एक क्लोज्ड पाथ जो करंट का है वो तो लूप कहला गया। अब जंक्शन क्या है, ये जो होता है ना पॉइंट, यहां से यहां तक का पॉइंट, ये या यहां से यहां तक का पॉइंट, या यहां से इधर का पॉइंट, या यहां से यहां तक का पॉइंट, या इधर से ये जो दूसरा एंड है ये पॉइंट, जिनके दरमियान में आपके पास कोई ना कोई बैटरी या रजिस्टर लगा होता है, इन पॉइंट्स को हम लोग नाम देते होते हैं ये ब्रांच है। लेकिन अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, ब्रांच को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे कह रहा हूँ ये इनके एलिमेंट्स कहलाते हैं दरम्यान में लगे हुए, ये कंपोनेंट कह सकते हो इनको। अब इसमें जंक्शन क्या होता है, आप देखें मिसाल के तौर पे यहां से करंट गया और इधर ही यहां पहुंचा, इधर से ये करंट क्या है नीचे की तरफ भी जा रहा है, और यही करंट आपका इधर भी जा रहा है। अगर इस बैटरी को देखो इसी तरीके से, मैं अगर इस बैटरी के विद रिस्पेक्ट टू बात करूं तो मैं इसको यहां से भी कह सकता हूं, और यहां अगर देखो तो यहां ये पहुंचेगा, उसके बाद ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो यहाँ। तो आप अगर देखो तो यहाँ इस पॉइंट को अगर देखो, ये देखो एक रास्ता यहाँ आया, इसके बाद ये देखो इधर आया, यहाँ से दूसरा, इधर से तीसरा, देखिए एक दो ये तीन, ये यहाँ देखो एक दो ये तीन, ये तीन पॉइंट। तो ये जो तीन ब्रांचेस जहां मिल के आपस में मीट करती हैं, कम से कम तीन, दो नहीं, दो ब्रांचेस नहीं, मिनिमम तीन ब्रांचेस। यानी अगर आपके पास ऐसे आ रहा है कोई करंट और ये दरमियाने पॉइंट है, कोई इधर भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, इधर भी आगे की तरफ जा रहा है, अब मैं इसको ऐसे कह देता हूँ। तो ये देखिए एक इधर से आई, दूसरा इधर आ गया, ये यहाँ से भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है। तो आप पाथ देखें अगर, तो एक पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ, चौथा पाथ, तो ये यहाँ चार पाथ हो गए आपके पास, चार रास्ते हो गए, या चार ब्रांचेस मीट कर रही हैं आपस में आके। तो मिनिमम जहां तीन ब्रांचेस मीट करें उसको जंक्शन कहते हैं। जहां तीन ब्रांचेस मीट करें वो जंक्शन कहलाता है। तीन ब्रांचेस जहां मीट करें आपस में मिले उसको हम लोग कहते हैं ये जंक्शन कहलाता है। और ब्रांच क्या होता है, ब्रांच आमतौर पे हम लोग ये कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे ये एक है, तो यहाँ से अगली ब्रांच कहाँ आएगी, ये आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये आपके पास पाथ जो है ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास आमतौर पे ब्रांच कहलाता है। यानी एक जंक्शन से जो अगला जंक्शन आएगा वहां तक का जो पाथ होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो ब्रांच कहलाता है। और ये याद रखिएगा कि ब्रांच की ये क्वालिटी होती है कि ब्रांच के अंदर करंट जो होता है वो सारों के अंदर जो भी उसके अंदर एलिमेंट लगे होते हैं उनमें सब में सेम रहता है, करंट चेंज नहीं होता। करंट सारा क्या होता है एलिमेंट्स में सेम रहता है, लेकिन कहाँ, ब्रांच के अंदर। तो ब्रांच क्या चीज है, एक जंक्शन से, जंक्शन मीन जहाँ कम से कम तीन ब्रांचेस आपस में मीट करें, तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट तीन की है, तीन ब्रांचेस आपस में मीट करें मिनिमम, वो आपके पास जंक्शन कहलाता है। और एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक का जो पाथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका ब्रांच कहलाता है। तो उम्मीद है कि ये लूप, ब्रांच और जंक्शन ये आपको समझ आ गया होगा। अब किरचॉफ के लॉज पे आते हैं या किरचॉफ के रूल्स पे आते हैं। तो इसके दो लॉज हैं या दो रूल हैं। पहला क्या कहता है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, रूल भी कहते हैं, इसके और भी कई नाम है, मैं उसको भी बात करता हूँ। ये क्या कहता है, ये कहता है the algebraic sum of the algebraic sum of
all the current entering or leaving a junction is equal to zero. ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। यानी जितना भी करंट आपका एक जंक्शन के ऊपर आएगा, चाहे वो उसके अंदर इंटर हो या उससे लीव हो, उन सब का सम जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। यानी सम ऑफ ऑल दी algebraic sum of all the current meet at a point या entering or leaving a junction is equal to zero। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पॉइंट है, इधर से करंट I1 आया, यहाँ से ये इधर चला गया, इधर से ये इधर चला गया, इधर से ये इधर चला गया। इसको मैं I2 कह देता हूँ, I3 कह देता हूँ, I4 कह देता हूँ। तो सम ऑफ ऑल दी इनकमिंग करंट is equal to outgoing current। इसको मैं ये कह सकता हूँ I1 minus I2 minus I3 minus I4 is equal to zero। तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट रूल, या जिसको आप लोग करंट लॉ भी कहते हैं इसको। तो ये फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल, और इसी को हम लोग करंट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं। इसको हम लोग करंट रूल भी कहते हैं या करंट लॉ भी कहते हैं, और इसको जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ भी इसको कहा जाता है। ये सारे नाम इसी के हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये आपके पास करंट पे है, तो ये याद रखिएगा, जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ा होगा, बर्नौली इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आपने पढ़ा होगा, तो हम लोग उनको रिलेट करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको याद हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैसेज के साथ बिल्कुल इसी तरीके से इस लॉ को रिलेट किया गया, रिजम्बलेंस दी गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ करंट है तो करंट हमेशा चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, इसीलिए इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। ये उससे रिजम्बलेंस करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से इसकी रिजम्बलेंस है। तो ये कहलाता है आपका किरचॉफ का फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ या करंट लॉ, या जिसको आप लोग जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ कहते हो। अब दूसरा इसका क्या है, दूसरा लॉ या दूसरे रूल पे आता हूँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या उसी को लूप लॉ भी कहते हैं, या मैश लॉ भी इसी को कहते हैं। तो अब किरचॉफ का सेकंड लॉ, तो अब सेकंड रूल या सेकंड लॉ जिसको आप लोग कहते हो, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग मैश लॉ भी कहते हैं, यानी लूप्स का लॉ भी कहते हैं, और इसको वोल्टेज लॉ भी इसको कहते हैं। तो ये अब आपका सेकंड रूल क्या है, इसकी बात आप कर रहे हो। तो ये कहता है द algebraic sum of all the voltages, the algebraic sum of all the voltages and EMF, या आप लोग कह दो and EMF in a closed loop, in a closed loop is zero, is zero। तो ये जो algebraic sum होता है तमाम वोल्टेजेस या EMF का,
किसी भी एक क्लोज्ड लूप में उसको हम लोग, वो किसके बराबर होता है, वो जीरो के बराबर होता है, यानी सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल या वोल्टेज या ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो कहते हैं उसको। और अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये देखो, अब अगर आप देखो तो एक ये क्लोज लूप है, एक ये क्लोज लूप है, तो इसके अंदर ये देखो, ये ईएमएफ, ये ईएमएफ, ये ईएमएफ, ये रेजिस्टेंस लगी है, ये रेजिस्टेंस है, ये तो पोटेंशियल ड्रॉप इनके क्रॉस क्या होगा, सबका सम क्या होगा, उनका जीरो के बराबर होगा। यही आपका क्या कहलाता है, इसी को आप लोग सेकंड रूल, या आप लोग इसको सेकंड लॉ, मैश लॉ या वोल्टेज लॉ, यही नाम देते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कई मेथड हैं, कई लोग जो फिजिस्ट हैं वो इसके लूप को सॉल्व करने के लिए उन्होंने टेक्निक्स बनाई हुई हैं। तो एक जो सबसे सिंपल टेक्निक है, सबसे सिंपल टेक्निक, मैं उसकी बात भी करता हूँ, और मैं अकॉर्डिंग टू बुक, जो रेफरेंस बुक्स वगैरह में टेक्निक्स हैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं पहले बुक की टेक्निक को डिस्कस करता हूँ कि अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाता है तो हम लोग उसकी इक्वेशन को किस तरीके से सेटअप करेंगे, किस तरीके से उसको बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले उसकी बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लूप कंसिडर करता हूँ और इस लूप से आपको समझाता हूँ, और बाद में आपको उसकी इक्वेशन भी बताता हूँ। अब सबसे पहली बात याद रखना, सेल्स या बैटरीज के लिए, सेल्स या बैटरीज के लिए हम लोग उस इक्वेशन में कौन सा साइन यूज करेंगे, कैसी डायरेक्शन होगी, अब इसको गौर से समझिएगा। अगर बैटरी आपकी या सेल लगा हुआ है, लाजिम बात है एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक उसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव को आम लोग तौर पे हम लोग हमेशा हायर पोटेंशियल या हायर कहते हैं, और ये आपका लोअर पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव। गौर से इस पॉइंट को आपने समझना है सारा। ये बैटरी, अब सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना होता है उसमें कि आपने लूप डिफाइन करने होते हैं कि आप लोगों ने आया उसके अंदर कितने लूप बनाने हैं। आया एक लूप उसके अंदर बन रहा है, दो लूप बन रहे हैं, या तीन लूप बन रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लूप्स को डिफाइन करना है। तो एक बात होगी आपने लूप डिफाइन करना। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट ये होता है जब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो आप लोग करंट के लिए पाथ डिफाइन करते हो, करंट के लिए पाथ डिफाइन करते हो। अब वो जो पाथ लेना है, हमें पता है कि करंट साहब या तो ऐसे क्लॉकवाइज होते हैं या करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होता है। ये दो ही डायरेक्शन में आपका करंट लगता है, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है बैटरी के, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये याद रखिएगा, आप उन लूप्स में कोई भी करंट की डायरेक्शन रख सकते हैं। आप क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो लूप
आप लोग कंसिडर करोगे उस लूप में, जो एक लूप आप कंसिडर कर रहे हो, मैं दूसरे की बात कंपेयर भी नहीं कर रहा, जो भी एक लूप कंसिडर करोगे उसमें डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक लूप में आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखी कि हम क्लॉकवाइज जाना चाह रहे हैं जी करंट की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है आपने उसमें सिर्फ क्लॉकवाइज ही के लिहाज से सारों की इक्वेशंस लिखनी है। लेकिन उसके साथ अगर दो लूप वहां उस सर्किट में बन रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप दूसरे लूप में भी क्लॉकवाइज जाओ, आप उसमें एंटी क्लॉकवाइज भी करंट की डायरेक्शन रख सकते हो, तो उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है आपको। लेकिन जो भी लूप आप कंसिडर करोगे या जितने भी लूप वहां होंगे, हर एक लूप में करंट की एक ही डायरेक्शन होगी। बेशक एक लूप में क्लॉकवाइज ले लो, दूसरे लूप में एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखिएगा। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमने यहाँ करंट की डायरेक्शन ये चूज की है, जिसको मैं कह रहा हूँ जो पाथ हमने चूज किया है, यानी चूजन पाथ जो मेरा है करंट के लिए, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। ये देखिए, अगर मैंने क्लॉकवाइज पाथ चूज किया है तो वहां मुझे अब इसको किस तरीके से, आगे कुछ सेल आया है तो इसकी ईएमएफ को मैं कैसे लिखूंगा, इसका जो पोटेंशियल होगा डेल्टा वी या वी कह दो, या ईएमएफ जो ये जो लिखूंगा मैं ईएमएफ, तो अब गौर से इस पॉइंट को समझिएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पाथ हमने चूज किया है, पॉजिटिव से नेगेटिव ये पाथ चूज किया है, तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो जब हाई से लो की तरफ जाते हैं तो पाथ भी हमने यही चूज किया हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई टू लो पाथ हमने चूज किया हुआ है। तो उस वक्त याद रखिएगा, क्योंकि वहां हमें एनर्जी जो है वो हमें डिसिपेट मतलब करती है, वहां वहां हमें वर्क नहीं करना पड़ता, तो इसके साथ माइनस साइन आएगा, तो आपकी ईएमएफ के साथ माइनस साइन आएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने जो पाथ चूज किया हुआ है वो अब ऐसा नहीं किया हुआ, अगर आपने पाथ जो लिया हुआ है पाथ चूजन, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, अब आपका पाथ इधर है, ये पाथ ले रही हो, यानी आप लोग लोअर से हायर की तरफ अगर आ रहे हो, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहे हो, तो फिर क्या होगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आपका पाथ आपने ये चूज किया है तो आपकी जो ईएमएफ होगी, याद रखिएगा, वो प्लस साइन के साथ आ जाएगी, वो आपकी प्लस साइन के साथ आएगी। अगर आपने अपना पाथ ये एंटी क्लॉकवाइज चूज किया है तो बैटरी की डायरेक्शन देख लो, तो उस तरीके से आप लोग पॉजिटिव साइन ईएमएफ के साथ यूज करो। इसी तरीके से अगर आप लोग रेजिस्टर की बात करते हो, क्योंकि रास्ते में कंपोनेंट तो लगे होंगे, रेजिस्टर होगा, कैपेसिटर होगा, ये जो कंपोनेंट लगे होंगे, अगर कोई रेजिस्टर रास्ते में लगा हुआ है, अब गौर से इस पॉइंट को समझना है आपने, ये उसकी रेजिस्टेंस होगी, ये उसकी आर रेजिस्टेंस है। लाजिमी बात है रेजिस्टेंस, इसमें हमेशा बात हायर टू लोअर की तरफ हमेशा चीजें फ्लो करती हैं, हायर से लोअर की तरफ। तो रेजिस्टर आपका एक हाई पोटेंशियल के साथ है, दूसरा लो के साथ है। अगर करंट आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट है ऐसे, यानी हायर और लोअर उसी की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो याद रखिएगा वहां पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, आप माइनस आई आर लिखोगे, वहां माइनस आई आर लिखोगे अगर मैं करंट की ये डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि आपका ये जो ऐसे आपका जो पाथ है
ये एंटी क्लॉकवाइज है करंट का, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर आ रहा है, और यहाँ आपका हायर है, यहाँ लोअर है। आपका असल करंट जो है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है। एक होगा एक्चुअल करंट, एक वो होगा जो आपने चूज किया हुआ है। तो यहाँ ये रेजिस्टर में जो आपने चूज किया हुआ है वो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। यानी जो चूजन करंट है, ये देखो, ये चूजन करंट है, उसकी डायरेक्शन जो है, और ये जो है ये बैटरी के लिहाज से है। मिसाल के तौर पे बैटरी लगी हुई है और उसका पॉजिटिव के साथ ये कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ ये आ रही है उसकी, तो उस वक्त करंट तो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर ही जा रहा होगा। लेकिन आपका जो चूजन पार्ट है वो उसके एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो उस वक्त याद रखिएगा डेल्टा वी आपका पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। आपका डेल्टा वी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अभी मैं इसको बना भी देता हूं, और इसके बाद और बाद बुक्स में ये जो रूल है ये उलट भी है, ये उलट भी रूल्स हैं, तो कोई मसला नहीं उसमें। आप लोग जिस तरीके से मर्जी उस रूल को फॉलो करना चाहो, ये आप तक है कि आप वहाँ किस रूल को फॉलो करते हो, ये आप तक है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं पहले इसी रूल की बात करता हूँ और इसको फॉलो करवाता हूँ। एक इक्वेशन बनाता हूँ कि ये देखिए, ये एक लूप है, ये एक रेजिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये देखिए मैंने ऐसे बनाया। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लूप कंसीडर करने के कितने लूप हैं। अगर आप देखो तो ए बी सी डी और ए, इधर ई एफ, आप देखो आपके पास लूप कितने आ गए। मैं चलो इनको ए बी सी डी ई एफ ऐसे नाम, तो आप देख सकते हो पहली बात आपके पास लूप कितने हैं। तो आप देख सकते हो आपके पास दो लूप हैं, एक लूप और ये हो गया आपके पास सेकंड लूप। तो आपके पास दो इक्वेशनें बनेगी। पहली बात, पहला काम हो गया। दूसरी बात, अब आप इनमें से किस लूप को पहले कंसिडर करोगे, जिस मर्जी को कंसिडर कर लो, और आपने अपनी करंट की डायरेक्शन देनी है, आया वो क्लॉकवाइज देनी है या एंटी क्लॉकवाइज देनी है, या आप तक है। मिसाल के तौर पे आप इसको, मिसाल के तौर पे ये लूप 1 है, आप इसको ऐसे ये डायरेक्शन दे देते हैं, क्लॉकवाइज करंट को ले जाते, इसको मैं कहता हूँ ये I1, आपने I1 करंट दे दिया इसको। अब मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखूंगा, अब इसको मैं कह देता हूँ ये V1 है, ये R1, R2, R3, V2, इसी तरीके से ये हो गया एक लूप। आप देखो ये दूसरा लूप है, अब इसमें भी आपकी मर्जी, आप इसमें क्लॉकवाइज आओ या एंटी क्लॉकवाइज। चलो मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ जाता हूँ, ये आपका I2 हो गया, कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि लूप के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन रखनी है, दूसरे लूप में आप डिफरेंट डायरेक्शन रख सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेस नहीं है। आमतौर पे हम लोग छोटी क्लासों में ये पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं कि दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम रखनी है। अगर इधर क्लॉकवाइज है तो इधर भी क्लॉक ही होना चाहिए, लेकिन ये ऑथेंटिक रूल नहीं है, आप जो मर्जी डायरेक्शन रख लो। अच्छा जी, अब क्या किया, आप इसकी इक्वेशन बनाते हैं पहले लूप 1 की। अब देखें पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से
पॉजिटिव की तरफ। तो अभी हमने सेल में कहा कि जब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे और आपका जो पाथ है आप उसी पाथ के क्रॉस जा रहे हो, पाथ जो चूजन है वो आपका क्या है, वो आपका वही उसी डायरेक्शन में है। यहाँ जो डायरेक्शन, यहाँ से देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब आपने पाथ क्या चूज किया, क्लॉकवाइज किया, तो लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। जब लो से हाई की तरफ आप लोग जब जाते हो तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी बैटरी को कोई काम करना है। लोअर से हायर पे आपकी बैटरी को काम करना है, तो आप लोग क्या करोगे उसमें, तो क्या आपके लिखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, तो लोअर से हायर पे जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि अगर इधर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस से प्लस, तो इधर ये पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है, इधर ये इसी तरीके से ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर पॉजिटिव नेगेटिव करंट की हम लोग ये डायरेक्शन शो कर रही है सारों में। तो ये देखो हायर से लोअर की तरफ, पॉजिटिव से हायर से लोअर की तरफ, और करंट की डायरेक्शन भी देखो क्या है, जो आपके पाथ की है वो करंट की डायरेक्शन इधर है, पाथ इधर है, तो ये किसके साथ हो जाएगा आपका माइनस साइन के साथ, माइनस आई इंटू आर। पॉजिटिव से नेगेटिव फिर वही बात, माइनस आई इंटू आर टू। अब यहाँ जाके तो हम लूप की बात करें तो यहाँ से ये करंट भी इधर आ रहा होगा, तो यहाँ जब पहुंचेगा तो आपके पास I1 भी हो जाएगा, I2 भी हो जाएंगे, दो करंट हो जाएंगे आपके पास। लेकिन यहाँ डायरेक्शन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हो, माइनस I1 प्लस I2 कंबाइंड करंट R3। और यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, हाई से लो, डिसिपेशन। तो जब डिसिपेशन होगी आपके पास तो ये माइनस साइन के साथ V2 इज इक्वल टू लूप कंप्लीट। तो ये इक्वेशन आपने ये बना है, ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से आपने अपनी सारी इक्वेशन सेटअप कर लेनी है। और दूसरा सबसे आसान रूल अगर बताऊं तो उसमें ये है कि जहां भी रेजिस्टेंस आए, चाहे वो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से हायर से लोअर हो या लोअर से हायर हो, आप लोगों ने हमेशा वहां माइनस साइन लगाना है। ये आसान रूल बता रहा हूं, जहां भी रेजिस्टेंस आए वहां माइनस साइन, जहां भी, आंखें बंद करके। और सिर्फ बैटरी में देखना कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाओगे तो लो से हाई पे जाओगे, वर्क करोगे तो वो पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव से नेगेटिव पे आओगे तो डिसिपेशन होगी तो माइनस साइन के साथ। तो माइनस से प्लस पे अगर बैटरी पे जाओगे तो ये प्लस ईएमएफ, और प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो माइनस, और अगर रेजिस्टर रास्ते में आ जाए तो उसको माइनस के साथ ही लिखना। बस इतना अगर आप ये भी याद रख लोगे तो ये सबसे सिंपल रूल ये है। वरना आप लोग इसको फॉलो करोगे, ये जो पहले बताया अभी, ये आपकी बुक्स वगैरह में उस रूल को फॉलो करके वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी ईएमएफ वगैरह जो है या ये जो सर्किट हैं इनको कंप्लीट करोगे। इंशाल्लाह क्लास में आप लोगों को ये सॉल्व भी कराऊंगा और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसमें अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं। तो ये हो गया आपका ये वाला लेक्चर।